नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पठन पाठन के कार्य को बहुत ही रफ्तार पूर्वक आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सीटेट को लेकर के एक सब्जेक्ट में एक क्लास को कंप्लीट किया हुआ है जो कि ईवीएस था। ईवीएस के कई क्लासेस होने वाले हैं, उसमें आज हम आपके सामने दूसरी क्लास को लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि हमने बताया हुआ है कि सीटेट के पेपर में कैसे क्या एग्ज़ाम होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक नॉलेज के होते हैं हर सब्जेक्ट में और 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से संबंधित होते हैं, जो आपके सोच पर डिपेंड करते हैं कि आप एक विद्यार्थी के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। उसको ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना होता है। ये 15 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको पेडागॉजी सेक्शन बोला जाता है, और एक 15 क्वेश्चन होता है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। आपके अगर हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, अगर ईवीएस है तो ईवीएस से स्टैटिक नॉलेज से संबंधित होगा। तो वही अगर स्टैटिक नॉलेज 15 क्वेश्चन को लेकर के अगर बात करें तो किस प्रकार से आपके सामने कई महत्वपूर्ण तथ्य एनसीईआरटी से हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसको आज दूसरी क्लास में देख सकते हैं। दोस्तों, समय को बिना वेस्ट किए हुए एक बार फिर आपका इस विंध्य पाठशाला के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खेजड़ी एक वृक्ष है उसके बारे में। दोस्तों, मधुमक्खी पालन किस प्रकार से होता है, ये सभी 1 से 5 तक के एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हमने आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन और कर्णम मल्लेश्वरी, आज ये 2-3 टॉपिक आपके सामने हम रखेंगे। खेजड़ी वृक्ष की अगर बात करें दोस्तों, खेजड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही राजस्थानी इलाकों में खूब पाया जाता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि राजस्थान या रेगिस्तान की अगर बात करें अभी, तो यह खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये है, सोचिए कि रेगिस्तान के इलाकों में पेड़ का उपलब्ध होना, पेड़ होना और पेड़ का ज़्यादा हो जाना, सोचिए ये थोड़ा सा विरोधाभास लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, रेगिस्तान के इलाकों में खूब पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष। क्यों? कारण एक सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ ये है इस वृक्ष को लेकर के कि यह वृक्ष पानी, बहुत ही कम पानी की उपयोग करता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। इसे बहुत ही कम पानी में यह अपना पूरा कार्य कर लेता है। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पानी का होता है, और पानी की लेकर की जो समस्या थी उसका निदान इस खेजड़ी वृक्ष ने कर दिया। बताइए, पर्यावरण का हमारे ऊपर कितना बड़ा योगदान रहता है। हम सब हमेशा इस रेगिस्तान जैसे इलाकों में भी एक ऐसा वृक्ष है जिसका बहुतायत मात्रा में उपलब्धता होता है, उस वृक्ष का नाम खेजड़ी है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसकी जो छाल होता है, अब ज़रूरी तो है नहीं कि पानी की ज़्यादा आवश्यकता न होने के कारण इस वृक्ष को खूब लगा दिया जाए। इसके महत्व क्या है? इसकी महत्व क्या है? दवा। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है, इसकी छाल दवा के काम में आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए, कितनी महत्वपूर्ण बातें इस खेजड़ी नामक वृक्ष से निकल रही हैं कि दूसरा, कीड़ा भी नहीं लगता है, और पहला, इसकी छाल से दवा भी बनाया जाता है। मतलब दवा और कीड़ा, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इसके लकड़ी, एक समस्या होती है कि कीड़ा लग जाते हैं, लेकिन इस वृक्ष की एक बहुत बड़ी गुण ये है कि इसमें कीड़ा भी नहीं लगते हैं और इसके छाल हमें दवा के रूप में भी उपयोग में आते हैं। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, पत्तियां भी इसका उपयोगी हैं, वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं। छाया है तो मतलब आप ये सोचिए कि एक वृक्ष हमारे पर्यावरण में किस किस प्रकार से उपयोगी है। अगर एक वृक्ष के कट जाने से किस किस चीज़ों का हमें हानि पहुंचता है,
हमारा जो प्रोग्रेस है किस प्रकार से बाधित होता है अगर वृक्ष के कट जाने से। हम मानते हैं वृक्ष के कटने से कई सारे इंडस्ट्रियों का आगमन होता है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि वृक्षों के कट जाने से कितनी चीज़ों का हानि हो जाता है। इससे आप लगा सकते हैं कि अगर बच्चे छाया चाहते हैं गर्मी के मौसम में, तो पेड़ों का छाया उनके लिए बहुत ही आनंददायक होता है खेलने के लिए। और खिजड़ी नामक वृक्ष के छाया में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं और इनकी पत्तियां भी वहाँ के जानवर खाते हैं। मतलब अब आप सोचिए कि इस पेड़ की कितनी बड़ी उपयोगिता है कि कोई भी चीज़ इसका अनावश्यक रूप से नहीं है, हर चीज़ का अपना एक उपयोग है। इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं। और राजस्थान के तो इतनी बात कह दें कि राजस्थान के एक गांव में यह वृक्ष इतना ज़्यादा पाया जाता है कि उस गांव का नाम ही क्या रख दिया गया दोस्तों? खेजड़ली। क्या नाम रख दिया गया है? खेजड़ली। खेजड़ली गांव का नाम ही पड़ गया है। जोधपुर के एक गांव में खिजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण खेजड़ली गांव का नाम ही पड़ गया। उस गांव का नाम क्या पड़ गया? खिजड़ली गांव का नाम ही पड़ गया। इस गांव में बिश्नोई समाज रहता है। यह एक समाज है, इनका एक अलग कल्चर है। यह बिश्नोई समाज इस गांव में रहता है और इस समाज के द्वारा पेड़ों और जानवरों की रक्षा किया जाता है। ये अपना पूरा बिश्नोई समाज अपना पूरा जीवन पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने में लगा देते हैं। और रेगिस्तान में होते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रेगिस्तान में होते हुए यह इलाका आज भी हरा भरा है। अब आप सोचिए, रेगिस्तान जैसे इलाकों में होने के कारण आज भी यह गांव, यह इलाका हरा भरा है। इसका मतलब आप देखिए, खिजड़ी वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी की आवश्यकता नहीं होती है और दवा के काम में आती है इसकी छाल। लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, बच्चे इनकी छाया में खेलते हैं। खिजड़ली पूरा गांव ही पड़ गया है क्योंकि उस गांव में सबसे ज़्यादा खिजड़ी नामक वृक्ष पाया जाता है। बिश्नोई समाज रहता है। बिश्नोई समाज पेड़ों और जानवरों की रक्षा करता है और यह इलाका आज भी हरा भरा है क्योंकि वहाँ पर यह खिजड़ी वृक्ष पाया जाता है। जबकि रेगिस्तान में हरा भरा होना बड़ा ही विरोधाभास लगता है, बड़ा ही मुश्किल कार्य लगता है, लेकिन इस वृक्ष के कारण वह इलाका भी हरा भरा है। आज हम लोग इस वृक्ष को अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार से भगवान का यह देन हमें काफ़ी उपयोगिता साबित होता है हम लोगों के लिए। इसी प्रकार से अब मधुमक्खी पालन में आप देखिएगा, मधुमक्खी की सहायता से किस प्रकार से कई लोगों का जीवन यापन होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सीटेट से ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जिसके द्वारा सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर तथ्यों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और यह मान के चलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें से कोई भी टॉपिक आप इसको छोड़ करके मत जाइएगा, इसको सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। आइए नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले का नाम सभी ने सुना होगा। मुजफ्फरपुर जिला बिहार में पड़ता है और यहाँ पर लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं दोस्तों। मुजफ्फरपुर जिला बिहार में पड़ता है और यहाँ पर लीची बहुत पाए जाते हैं। और वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है बोचहा गांव। क्या नाम है दोस्तों उसका नाम? बोचहा गांव। ये बोचहा गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं हम आपसे कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं? इसका मतलब फरवरी में फूल खिलते हैं और फरवरी में फूल खिलते हैं, यह फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यह फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं और मधुमक्खियां आते हैं। तो मधुमक्खियां जब आते हैं तो रस का पान करते हैं। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं और उनके फूल बहुत ही रसीले होते हैं, इसलिए मधुमक्खियां उस फूल के पास रस को ग्रहण करने के लिए आती हैं। और अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर इस इलाके में मधुमक्खी पालन किया जाए तो कितना बड़ा लाभदायक होगा मानव जाति के लिए। और कई लोग इसीलिए मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो यहाँ पर इस कारण से ही शुरू किए हैं क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खियों का आगमन काफ़ी अधिक संख्या में होता है।
तो दोस्तों लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। यह फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि मधुमक्खी पालन का कार्य भी करते हैं। और मधुमक्खी पालन का कार्य करने के लिए आपको मधुमक्खियों की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पर मधुमक्खियों का आगमन लीची के फूल के कारण काफ़ी संख्या में होता है। इसीलिए मधुमक्खी पालन करना यहाँ पर बड़ा आसान है। और अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अब मधुमक्खियों के अंडे देने का मतलब, मधुमक्खी अंडा कहाँ पर देंगी? छत्ते में देंगी। तो छत्ते में मधुमक्खी अंडा कैसे, मतलब जब देंगी तो वहाँ पर उस समय आप मधुमक्खी पालन करेंगे, मधुमक्खी पालन का कार्य स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए बड़ा सही समय होगा। आराम से मधुमक्खियाँ जब छत्ते में होंगी तो शहद देंगी, और उस शहद से आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। इसीलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे सही। अब मधुमक्खियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि मधुमक्खी में कई सारी, जब मतलब इस छत्ते में कई सारी मधुमक्खियां होती हैं, उन सभी का अपना अपना कार्य होता है। अब आप ये सोचिए, ये सब छोटे छोटे इतने जीव हैं, और इन सभी जीवों में आपसी संबंध में एक अलग से समझ विकसित हुआ है कि आप ये कार्य करिएगा, आप ये कार्य करिएगा। मतलब आप सोचिए कि इतने छोटे जीव भी आपस में किस प्रकार से समझ विकसित किए हैं कि आपका कार्य ये है, आपका कार्य ये है। तो अब आप देखिए, इस छत्ते में रानी मक्खियां होती हैं। हर छत्ते में कुछ रानी मक्खियां होती हैं, और वे रानी मक्खी अंडे देने का कार्य करती हैं। वही रानी मक्खी क्या करती हैं दोस्तों? अंडे देने का कार्य करती है। बाकी बहुत सी ऐसी मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां, जिसका कार्य कुछ अलग अलग होता है। कुछ का कार्य क्या होता है दोस्तों? रस लेकर के आना। कुछ का कार्य क्या होता है? बच्चे को पालना। कुछ का कार्य क्या होता है? छत्ते बनाना। और इस छत्ते में नर मधुमक्खियां भी होती हैं, लेकिन नर मधुमक्खियां दोस्तों कुछ विशेष कार्य नहीं करते हैं। नर मधुमक्खियां कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, ऐसे मस्तमौले रूप से ऐसे टहलते हैं, घूमते हैं। उन्हें काम उनसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा काम जो करने वाली मक्खियां होती हैं, वो छत्ते बनाती हैं, बच्चे पालन करती हैं, और रस लाने का कार्य करती हैं। और रानी मधुमक्खियां होती हैं जो कि अंडे देती हैं। ये बहुत ही, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा समझ आपस में विकसित किए हुए ये छोटे छोटे जीव। अभी आप चींटी के बारे में पढ़ेंगे। चींटी में भी आप छोटे सोचिए कितने छोटे हैं। उनके भाषा का किसी भी प्रकार से, उनका किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा कार्य करते हैं। जैसे चींटी में भी आप देखेंगे। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि चींटियां भी मधुमक्खी की तरह होते हैं। चींटियां भी मधुमक्खी के तरह ही होते हैं, और रानी चींटियां अंडे देती है। इसमें भी रानी चींटी होती है, वो अंडे देती हैं। और सिपाही कुछ चींटियां होती हैं जो बिल का रक्षा करती हैं। जो बिल होता है, जहाँ पर चींटियां रहती हैं वहाँ पर सिपाही के रूप में खड़ी रहती हैं, तैनात रहती हैं। वो उसका रक्षा करती हैं, दुश्मनों से रक्षा करती हैं। और कुछ चींटियां जो होती हैं वो काम करने वाली होती हैं, वो भोजन ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आती हैं। और रानी चींटियां अंडे देने का कार्य करती हैं। तो ये चींटियों के समझ में, चींटियों के संबंध में ये थोड़ा सा जानकारी हम आपके सामने रखें कि किस प्रकार से वे चींटियां भी आपस में आपसी समझ विकसित करके वो अपने पूरे सामाजिक जीवन को व्यतीत करती हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों आपको बता दें, दीमक और ततैया भी छोटे जीव हैं। वे भी इसी तरह से समूह में रहते हैं। तो आप देखिए, समूह में रहने वाले मधुमक्खी समूह में रहते हैं, चींटी भी रहते हैं, ततैया भी रहते हैं, और दीमक भी रहते हैं। मधुमक्खी और चींटियों के बारे में हमने डिटेल में आपको बता दिया है दोस्तों। अब आपको बता दें कि हमारे भारत में एक बहुत ही प्रतिभाशाली महिला हुई हैं, जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ये बहुत ही बचपन से बहुत ही प्रतिभाशाली रही हैं, और एक अलग प्रतिभा की धनी थी। और ये 12 साल से ही वेट लिफ्टर का करती थी। वेट लिफ्टर का मतलब वजन उठाना। वो 12 साल से ही वजन उठाया करते थे, और अब तक ये भारत से बाहर 29 मेडल भारत के लिए लाई हुई हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जी भारत से बाहर 29 मेडल भारत के लिए लाई हैं। ये हमारे लिए, हम सब भारतीय के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। इसी के साथ ये कहाँ की रहने वाली थी? ये वेट लिफ्टर है, ये आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है। इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं। 12 साल से वजन उठाने का काम करती थी, और अब तक 130 किलोग्राम तक का वजन ये उठा लेती हैं।
तो अब आप सोचिए कि एकता पाना एक शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, इसके लिए एक लगातार क्रम से, लगातार एक निश्चित उद्देश्य के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ लग करके कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। यह चीज़ें हम कर्णम मल्लेश्वरी से सीख सकते हैं। और इसी के साथ एनसीईआरटी में कर्णम मल्लेश्वरी के चैप्टर में ही 2 खेल के बारे में और बताया है। और एक कबड्डी है, कबड्डी में केवल एनसीईआरटी में कबड्डी में के गेम में, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, इसका जिक्र हुआ है। और खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं, इसका जिक्र हुआ है। तो दोस्तों आप देखिए, आपने देखा किस प्रकार से हमने आपके सामने आज पर्यावरण से संबंधित दूसरी क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 1 से 5 तक के प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही सटीक और सुगम तरीके से हम आपके सामने पर्यावरण को रखे हैं। और आपको यह कैसा लगा हमारा प्रयास, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप नए हो इस विंध्य पाठशाला के चैनल पर, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कैसा लगा ये हमारा प्रयास, अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक करिएगा, जो हमें मोटिवेशन देता है एक अच्छे वीडियो और अच्छे से कार्य करने का, हमें एक मोटिवेशन प्रदान करता है। चलिए अपने दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों, ताकि विंध्य पाठशाला एक बहुत ही अच्छे परिवार के रूप में उभरे और एक नई ऊंचाइयों को हम सब मिल करके अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लगे रहें। माता पिता का आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम सब देश के लिए कुछ कर सकें, यही आशा लेते हुए यहीं पर हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।